प्रणाम दोस्तों, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। आज हम ग्रामीण परिवेश से संबंधित कुछ बैक ईयर पेपरों के क्वेश्चन भी हैं और महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन जो आगे आने वाली परीक्षाओं में महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन क्वेश्चनों की कुछ सीरीज मैं आपके सामने लाया हूं और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न हैं। आप अगर इन्हें पूरा एक बार सुन लेंगे तो आपको एक बार के सुनते ही याद हो जाएंगे। तो बहुत कम समय में हम इन्हें एक बार पढ़ लेते हैं और इन्हें डिटेल से फिर समझ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम ये कब बना? तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बना? पिछले बैक ईयर पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो 1986। दूसरा क्वेश्चन है, ग्राम प्रधान के खाते में सीधे धनराशि किस योजना के तहत आई? तो योजना थी आपकी जवाहर रोजगार योजना। जवाहर रोजगार योजना के तहत ग्राम प्रधान के खाते में सीधे राशि पहुंचाई गई, आवंटित की गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय एकता समिति का गठन कब हुआ? आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, राष्ट्रीय एकता समिति का गठन कब हुआ? तो आपको आंसर लगाना है 1967। राष्ट्रीय एकता समिति का गठन कब हुआ? 1967। नेक्स्ट, हरित क्रांति का आधार बना। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे बैक ईयर पेपर में पूछे गए हैं, हरित क्रांति का आधार बना तो क्या चीज? सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम। एक तो ये कार्यक्रम बना, सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम, व सीमांत कृषक एवं भूमिहीन कृषि श्रमिक कार्यक्रम। ये दो कार्यक्रमों के नाम आपको याद रखने हैं। अगला है, भारत में भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? दोस्तों ये क्वेश्चन अगर आपको याद भी है तो बहुत अच्छा है। अगर आपको ये क्वेश्चन याद नहीं है तो अभी हाथों हाथ याद कर लीजिए। जितने भी एग्जाम अभी तक पटवारी से संबंधित, चाहे चकबंदी हो या राजस्व वाला हो, जितने भी एग्जाम हुए हैं सब में ये क्वेश्चन घुमा फिरा कर कई बार पूछा गया। ध्यान देना ना ये प्रश्न, भारत में भूदान आंदोलन, भू यानी भूमि का दान, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? आंसर है विनोबा भावे। विनोबा भावे। थोड़ी सी कहानी सुन लीजिए, स्टोरी एक 30 सेकंड की। आज़ादी हुई भारत की 47 में, 50 में संविधान वगैरह बना के हमारा तैयार होकर पारित हो गया, लागू हो गया, काम खत्म। लेकिन आज़ादी से पहले जब हम ब्रिटिश काल था भारत के अंतर्गत, ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटेन का शासन वासन रहा यहाँ पर, तो यहाँ लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारी वर्ग का विकास किया, जमींदारों का उत्थान किया। ठीक है, क्या होता था, जो सरकार की ज़मीन होती थी, जो सरकार यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सरकार की जो ज़मीन होती थी, उस पर सरकार को लगान वसूलना होता था, टैक्स वसूलना होता था। अब डायरेक्ट अंग्रेज अधिकारी भूमि पे से किसान से जाके टैक्स कैसे ले ले? तो उसने क्या करा, अंग्रेज अधिकारी ने, कि गांव का एक मालदार व्यक्ति, एक आप संपन्न समृद्ध व्यक्ति मान लीजिए, उसे ठेका दे दिया। बोले भाई गांव से टैक्स कलेक्ट करने का काम आपका, और टैक्स कलेक्ट करने के बाद में, कर वसूलने के बाद में, कर की उगाही करने के बाद में आप हमें ला के दे दो और उसमें से आपका कमीशन आप रख लो। तो समय समय पे कमीशन चेंज भी होता रहता था। किताब पढ़ोगे तो आपको 1/11 और 10/11 का उल्लेख मिलेगा आपको दोनों के बीच में, वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ से जमींदार वर्ग उठना शुरू हो गया। ठीक, जमींदार को भूमि का मालिक भी बना दिया जाता था कई बार। अब जब किसान जो है कर के बोझ में दब जाता था, टैक्स नहीं चुका पाता था, तो उस जमींदार से, उस वणिक से जो लोन देता था, जो ब्याज का काम करता था, उस पे अपनी ज़मीन जो हो उस जमींदार के पास गिरवी रख देता था। चक्रवर्ती ब्याज चलता रहता था। अब चक्रवर्ती ब्याज के तले दबने के कारण वो अपनी कई बार आत्महत्या कर लेते, कभी उस जमींदार को मार देते, तमाम तरह की चीज़ें होती रहती। कुल जमा बात ये हुआ कि किसानों का बहुत ज़्यादा शोषण हुआ और जो ज़मींदार था
वो उठता चला गया। ये काम बंगाल में, दक्षिण भारत में, आगरा अवध के क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पे खूब हुआ। स्थायी बंदोबस्त प्रथा, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी प्रथा आधुनिक भारत के इतिहास में बड़ी डिटेल से पढ़ते हैं, आगे मैं भी पढ़ाऊंगा, आप पढ़ेंगे। लेकिन कुल जमा बात ये रही कि अंग्रेजों ने यहां पर जमींदारों का बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा वर्ग तैयार कर दिया, मालदार वर्ग, कुछ संपन्न लोगों का। किसानों की ज़मीन उनसे छीनकर जमींदारों के पास चली गई, किसान भूमिहीन हो गए। उन जमींदारों की भूमि को फिर वो मजदूर के तौर पर बोने लगे, जोतने लगे। 1857 की क्रांति हुई, 90 साल तक संघर्ष चलता रहा। इस बीच में आपका कांग्रेस अंग्रेज सब बनी, आंदोलन हुए, गांधी जी के गरम दल नरम दल सब चीज़ें, सरकार भी बनी, यहाँ हम आज़ाद हो गए। लेकिन वो जमींदार ऐसे के ऐसे ही पनपते रहे। अब उस जमींदार से ज़मीन किसानों तक कैसे जाए, ये है दिक्कत। तो क्या हुआ, आज़ादी के बाद विनोबा भावे एक ऐसे नेता के तौर पर उभर के सामने आए। उन्होंने एक आंदोलन शुरू करा कि ज़मींदार जितने भी हैं ना, उनसे उनकी भूमि हम छीनेंगे नहीं। आज़ाद हो गया भारत, किसान खाली है, भूमि नहीं है किसानों के पास में, छोटे छोटे किसान थे वो मजदूर बन गए हैं। तो उन किसानों को ज़मींदारों से ये अनुरोध करा कि भाई आप अपनी ज़मीन इन्हें दान दे दो, भूदान इसे ही कहा गया। और ये काम विनोबा भावे ने शुरू करा। पोचमपल्ली, यहां पर नाम भी लिखा हुआ है मैंने आपको, यहां आपको मिल जाएगा पोचमपल्ली, ये पोचमपल्ली, आगे पढ़ाऊंगा, ये लिखा हुआ है सब चीजें आपकी। पोचमपल्ली ये आज वर्तमान में पड़ता है तेलंगाना में। अब तेलंगाना तो अभी बना है 2 जून के दिन 2014 में, तो पहले तेलंगाना आंध्र प्रदेश में आता था, तो कई बार आपको आंध्र प्रदेश भी दे देगा। तो आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली या वर्तमान के तेलंगाना के पोचमपल्ली से ये काम उन्होंने शुरू करा था। लेकिन ध्यान रहे, भूदान आंदोलन है, जमींदारों की भूमि छीन के किसानों को नहीं दे रहे हैं, स्वेच्छा से, इसे ही कहा गया भूदान आंदोलन। बहुत सारे जमींदारों ने अपनी जमीन के कुछ हिस्से किसानों को दान में दिए। ये प्रभाव था विनोबा भावे का। यही चीज आपको पढ़नी है। और ये काम हुआ 1951-52 में। भूदान आंदोलन के अग्रणी नेता विनोबा भावे, ये आपको याद रखना है। भारत में भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? विनोबा भावे। तो थोड़ी सी स्टोरी सुनने के बाद ना एक थोड़ा चलचित्र बनता है दिमाग में। देखो, हर चीज के पीछे आपको बैकग्राउंड जाननी जरूरी है। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई? तो 14 नवंबर 2004। दोबारा पढ़ रहा हूं, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई? 14 नवंबर 2004। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बैक ईयर पेपर के ही क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा लेटेस्ट क्वेश्चन, मतलब बहुत ज़्यादा बार पूछे गए लेखपाल में, ग्रामीण परिवेश में। ये चीज़ें, राजस्व संग्रह का जिले में सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है वो होता है डीएम, जिसे जिलाधिकारी आप जानते हो। अगला क्वेश्चन देखो, सीमांत कृषक। सीमांत कृषक शब्द देखना, सीमांत कृषक किसे कहा गया? किसे सीमांत कृषक कहते हैं? छोटा कृषक, सीमांत कृषक। तो 1 हेक्टेयर से कम भूमि जिसके पास है उसे कहते हैं सीमांत कृषक। याद रखोगे? अब देख लो, 1 हेक्टेयर 10,000 वर्ग मीटर का 1 हेक्टेयर होता है। आगे में ये छोटे छोटे जो पैमाने होते हैं, 1 इंच, 1 सेंटीमीटर, मिलीमीटर, फीट, गज, और आपका बीसा, कच्चा बीघा, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी, अगले वीडियो में देखेंगे। जरीब। अब जरीब एक तरह का भूमि का पैमाना है, एक ऐसे मान लीजिए आप। जरीब सर्वेक्षण में क्षेत्र को किस ज्यामितीय आकृति में बांटकर नापना आसान है? ध्यान देंगे। जरीब एक प्रकार का पैमाना है। आप मान लीजिए 5 प्रकार की जरीब मैं आपको पढ़ाऊंगा। फतेहपुरिया जरीब, शाहजहानी जरीब, गंटर जरीब, इस तरह से। जरीब सर्वेक्षण में क्षेत्र को किस ज्यामितीय
आकृति में बांटकर नापा जाता है? तो त्रिभुज, त्रिभुज में बांटकर नापा जाता है इसे। ठीक है, आगे देखो। हाँ देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो टॉमस मुनरो। ये नाम आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? टॉमस मुनरो। अब अगली चीज सुन लीजिए। भारत में भू नाप हेतु प्रयुक्त परंपरागत रूप से होता था तो जरीब। जरीब का प्रयोग जो है परंपरागत रूप से करते आ रहे हैं हम। आज हम हेक्टेयर में नापते हैं, ठीक है, लेकिन पहले जरीब से नापते थे। जरीब क्या होती है मैं आपको बता दूं, अगर मुझे मिली तो मैं दिखा भी सकता हूं आपको। एक सरिया होता है, दूसरी सरिया से जुड़ा होता है एक कड़ी के माध्यम से। दो सरिया आपस में जुड़ गए कड़ी के माध्यम से, आप ऐसे मान लीजिए। ठीक है, और एक जरीब लगभग 160 फीट, 165 फीट, 132 फीट, 66 फीट, ठीक है, और एक जरीब के अंदर ये पूरी जंजीर होती है, चैन होती है पूरी की पूरी, उसमें सरिया पड़ी होती हैं। और एक कड़ी की लंबाई ऐसे मान के चल लीजिए आप 9 इंच भी है, 9.5 इंच भी है, 7.5 इंच भी है, 11 इंच भी है, इस तरह से। तो एक जरीब होती है, उस जंजीर को जरीब कहते हैं आप। तो जैसे आज फीता होता है हमारा, टेप होता है, इंच टेप से नापते हैं। तो पहले इंच टेप तो होते नहीं थे। क्यों? क्योंकि इंच मीटर की पद्धति जो है ये मापने की, ये अभी आई है आधुनिक भारत में। पहले जो होता था एक फीता बना लेते थे, लोहे की जंजीर बना लेते थे, उसे नाप दे देते थे। आप इतिहास में पढ़ोगे, चाहे मध्यकाल हो या प्राचीन काल हो, चाहे पूर्व मध्यकाल सल्तनत काल हो, हर राजा ने अपने पाँव के नाप से, है ना, अपने हाथ के नाम से अपना एक पैमाना चलाया था। जैसे सिकंदरी गज आप नाम सुनोगे, अशोक ने भी चलाया था, अकबर ने भी चलाया था, इस तरह से। तो हम परंपरागत रूप से जो ज़मीन नापते थे, जब मीटर कुछ नहीं होते थे, तो वो परंपरागत रूप से जो ज़मीन का पैमाना होता था उसे जरीब बोलते थे। 5-6 प्रकार की जरीबें हैं, मैं आपको और डिटेल में आगे पढ़ाने जा रहा हूँ। लेकिन शाहजहानी जरीब और गंटर जरीब, इन्हें हम पढ़ेंगे अभी। देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत हुई किसने की? टॉमस मुनरो ने। भारत में भूमि नाप हेतु प्रयुक्त परंपरागत रूप से होता था तो जरीब का प्रयोग होता था। भूमि सुधार से संबंधित विषय किस सूची का है? अगर भूमि सुधार से संबंधित विषय है तो वह राज्य सूची का। राज्य सूची 3 सूची है संविधान में, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत, जानते हैं आप। संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। तो भूमि सुधार का जो सब्जेक्ट है वो राज्य सूची का है। जमींदारी प्रथा का प्रारंभ किसने किया? ध्यान दे लेना, जमींदारी प्रथा है, रैयतवाड़ी अलग है, महालवाड़ी अलग है। जमींदारी प्रथा का प्रारंभ किसने किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1785 से 93 के बीच में इसका लगभग कार्यकाल रहा था। जब यहाँ पर यह आया तो उससे पहले यहाँ पर था वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग यहाँ से इसलिए आया था क्योंकि सरकार के नियम का उसने पालन नहीं किया और सरकार ने एक आदेश भेजा था। पिट द यंगर उस समय वहाँ का प्रधानमंत्री होता था 1783-84 में। उस प्रधानमंत्री ने यहाँ पे एक एक्ट बना के भेजा जिसे कहा गया पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट का नाम इसलिए पिट्स इंडिया एक्ट था क्योंकि वो पिट द यंगर प्रधानमंत्री ने बना के भेजा था और इसका विरोध करा था वारेन हेस्टिंग ने। तो वारेन हेस्टिंग को वहाँ की सरकार ने बुला लिया, बोले भी तुम आ जाओ, अब बहुत दिन हो गए तुम्हें रहते 1772 से रह रहे हो तुम वहाँ। और बुला के उसमें महाभियोग लगाया गया। कैबिनेट मंत्रियों में से एक मंत्री होते थे बर्क द्वारा उस पर महाभियोग लगाया गया। वो बात अलग है कि वो बाद में जाके बरी हो गया था 95-96 में। लेकिन ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है कि महाभियोग जिस पर लगाया गया ऐसा गवर्नर, तो वारेन हेस्टिंग था, बर्क ने लगाया था। उसके बाद में कॉर्नवालिस आया था। आगे देखो, ये हो गया आपका। अगला है भूदान आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ?
किसका भूदान? जो विनोबा भावे ने शुरू करा था, भाई जमींदार थोड़ी थोड़ी जमीन किसानों की तो है, तुम इन्हें दान दे दो। तो कहाँ से प्रारंभ करा था? तो तेलंगाना के पोचमपल्ली। पहले तेलंगाना नहीं था तो आंध्र प्रदेश था, तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश भी दे देगा आपको, ध्यान रखना। अब सुन लो जरा, शाहजहानी जरीब, जरीब यानी भूमि का पैमाना। शाहजहानी जरीब नाम से ही आपको अवगत हो गए होगे, तो शाहजहां ने चलाई होगी। शाहजहानी जरीब की लंबाई तो 165 फीट, इसमें 200 कणी है, और डिटेल में भी जाएंगे आगे। किस व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता था? गांव का संयुक्त रूप से स्वामित्व यानी मालिकाना हक किस व्यवस्था के अंतर्गत होता था? तो महलवाड़ी व्यवस्था। अब ये नाम कहां से आया महलवाड़ी? तो महल शब्द है एक महल कहते हैं गांव को, और ये व्यवस्था थी आगरा, अवध, हरियाणा के क्षेत्र में। 1833 में प्रारंभ हुई थी। यहां नोट लिखा है, ध्यान दे लेना। किस व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त रूप से स्वामित्व होता था? तो महलवाड़ी व्यवस्था। नोट यह है 1833 में प्रारंभ हुई, आगरा व अवध में के क्षेत्र में थी, थोड़ा हरियाणा का क्षेत्र भी इसमें था। महल या महल जो शब्द है वो गांव के लिए आता है। एक शब्द आपको यहां पढ़ने के लिए मिलेगा, रैयतवाड़ी। ये टॉमस मुनरो ने शुरू करी थी। रैयत कहते हैं किसान को। आगे देखो, ग्राम कचहरी का कार्यकाल 5 वर्ष। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक की स्थापना, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक की स्थापना 1959। पेपर से पहले 2 बार और सुन जाना वीडियो, याद रहेगा, और 100% ये उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ये मेरी आशा है, बिल्कुल आएंगे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गंटरी जरीब अभी बताऊंगा गंटरी क्या है। ये गंटरी जरीब की नाप का सर्वेक्षण, गंटरी जरीब की नाप का सर्वेक्षण क्या कहलाता है? तो कैडस्ट्रल कहलाता था। अब ये गंटरी क्या है? गंटरी एक ब्रिटिश काल में एक अधिकारी होता था, उसने एक भूमि का पैमाना चलाया था, तो जो उसने जंजीर चलाई थी भूमि के नाप की, उसका नाम आगे चल के गंटरी ही पड़ गया, तो गंटरी जरीब ऐसा कुछ था। ठीक है। साहुल सूत्र की अभिलंब, जो साहुल सूत्र का जो अभिलंब होता है, जो अभिलंब रेखा होती है, उसे क्या कहते हैं? साहुल सूत्र की अभिलंब रेखा को क्या कहते हैं? तो समतल रेखा कहा जाता है। कुछ टेक्निकल चीज़ें भी आती हैं। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपके लगभग 21 क्वेश्चन हो गए। मैंने और भी थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करा अपने तरफ से। एक स्थायी बंदोबस्त या इस्तेमरारी व्यवस्था थी जो बंगाल में थी, एक रैयतवाड़ी व्यवस्था थी जो थोड़ी साउथ इंडिया में थी, मध्य भारत में थी, और एक आपकी महलवाड़ी व्यवस्था थी जो आगरा, अवध और हरियाणा के क्षेत्र में थी। ये 3 व्यवस्था भी आपको स्मरण रखनी है। बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा करने से आप भी नहीं देखते हो। जिसने ये वीडियो अगर स्किप करके देखा है या नहीं देखा, उसने नुकसान कर लिया। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान दे लेना, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। इतने डाटा से इतना आया, बेकार है पढ़ना। इतने डाटा से इतना ही मिल गया तो कितना बढ़िया है। 350 क्वेश्चनों में से ये 21 क्वेश्चन निकाले थे जो मुझे बहुत अच्छे लगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो ठीक है, आपको अच्छा लगा होगा। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लो, इन्हें पढ़ लो, कॉपी में लिख लो, लिख के याद हो जाएंगे। विश्वास मानिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जिस बालक ने नहीं देखी ना वीडियो, उसने नुकसान कर लिया अपना तकड़ा वाला। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक सन बिल्कुल सॉलिड वाला एकदम। तो जय हिंद, वंदे मातरम, और लाइक कर दो यार एक बार। कमेंट तुम्हारी इच्छा है, करो मत करो। कमेंट में तो ये भी पता लगता है किसने करा है, लाइक में तो ये भी पता नहीं लगता किसने करा है, तो लाइक तो बनता ही है। जय हिंद। स्क्रीनशॉट ले लो।